क्या आपने कभी सोचा है कि जिस टेक्नोलॉजी को हम अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वही धीरे धीरे हमें कंट्रोल कर रही है। आज हर क्लिक, हर स्क्रॉल और हर आई एग्री के पीछे एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जो हमें समझता भी है और हमें फंसाता भी है। ये सिर्फ एप्स या वेबसाइट्स की बात नहीं है, ये एक पूरा डिजिटल जाल है जिसमें हम बिना समझे रोज कदम रख रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब कुछ इतना स्मार्ट और लीगल तरीके से किया जा रहा है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम खोलेंगे उन डिजिटल शैडोज को आज के डेवलपमेंट के पीछे छिपी हुई हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज की छोटी छोटी डिजिटल आदतें भविष्य में कितनी बड़ी समस्या बन सकती हैं, हम समझेंगे कि कैसे एआई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारी साइकोलॉजी को यूज करके हमें डिसीजन लेने पर मजबूर कर रही है। तो इस पॉडकास्ट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप आज समझेंगे वही आपको कल बचा सकता है। आप देख रहे हैं एआई हैप्पी पिक्सेल्स। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अपना एक साधारण सा डिजिटल सब्सक्रिप्शन रद्द करने की कोशिश कर रहा है। वो स्क्रीन पर बस एक छोटा सा कैंसिल बटन खोजता है। हाँ, और वो बटन कभी आसानी से मिलता नहीं है, उसे जानबूझकर छिपा दिया जाता है। बिल्कुल। और जैसे ही उस पर एक क्लिक होता है, अचानक से 25 पन्नों की जटिल कानूनी भाषा सामने आ जाती है, साथ ही 3 नए हिडन चार्जेस और कुछ भ्रामक सवाल भी। जैसे कि क्या वाकई ये शानदार ऑफर छोड़ना है, या फिर सहमत ना होने के लिए यहां क्लिक ना करें। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और ये कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं है, ना ही ये कोई संयोग है। ये दरअसल अरबों डॉलर की एक सोची समझी डकैती है जो दिन दहाड़े कंप्यूटर स्क्रीन्स पर हो रही है। सही कहा। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब बिल्कुल कानूनी तरीके से किया जा रहा है। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा का विषय है डिजिटल शैडोज, द हाई प्राइस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन से लिए गए स्रोत। इस चर्चा का मुख्य मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे वो तकनीक जिसका मूल उद्देश्य इंसानी जीवन की उलझनों को कम करना था, जिसे हमारे रोजमर्रा के कामों को आसान बनाना था, बिल्कुल वही तकनीक आज लोगों को उलझाने और उनका शोषण करने का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। तो मैं इस पर आपकी राय जानना चाहता हूं। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि तकनीकी शोषण का ये रूप रातों रात पैदा नहीं हुआ। ये कोई बग या गलती नहीं है। मतलब ये जानबूझकर किया गया है? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया फीचर है। प्रक्रियाओं को जानबूझकर जटिल बनाए रखना अब सिस्टम की कोई खामी नहीं रही है। तो ये एक तरह का बिजनेस मॉडल बन गया है। 100%। यही आज के समय का सबसे सफल बिजनेस मॉडल बन चुका है। बड़ी बड़ी संस्थाएं इस भ्रम को भुना रही हैं और इससे मोटा मुनाफा कमा रही हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा इस पर स्पष्ट विचार करना चाहता हूं। क्या हम इसे जानबूझकर किया गया शोषण कहकर कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे? ऐसा क्यों लगता है? मेरा मतलब है, आज की दुनिया में साइबर सुरक्षा के खतरे इतने बढ़ गए हैं, डेटा प्राइवेसी के इतने कड़े कानून हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कंपनियों को अनुपालन और सुरक्षा कारणों से ही इतनी लंबी चौड़ी नियम और शर्तें बनानी पड़ती हों? ये तर्क अक्सर दिया जाता है और बाहर से देखने पर ये सही भी लगता है। तो क्या ये सिर्फ एक आवश्यक बुराई नहीं है? मतलब कंपनियों की भी तो मजबूरी हो सकती है। अगर हम सिर्फ कागजी नियमों की बात करें तो शायद हाँ, लेकिन अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म पर गौर करें, मतलब ये काम कैसे करता है, तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। अच्छा, तो असल कहानी क्या है? देखिए, सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए कुछ नियम जरूरी हैं, ये सच है। लेकिन जब कोई कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यूजर के व्यवहार को ट्रैक करती है, तब वो सुरक्षा नहीं दे रही होती। तो वो क्या कर रही होती है? वो डार्क पैटर्न्स का उपयोग कर रही होती हैं। आज हमारे पास मौजूद रिसर्च ये साबित करती है कि कंपनियां एआई का उपयोग ये देखने के लिए कर रही हैं कि कोई इंसान स्क्रीन पर अपने माउस का कर्सर कैसे घुमा रहा है। अरे बाप रे, मतलब वो माउस की मूवमेंट तक ट्रैक कर रहे हैं? बिल्कुल, वो ट्रैक करते हैं कि किसी पेज पर यूजर कितनी देर रुकता है, कब वो हताश होकर पेज बंद करने वाला होता है। सच में? इतना बारीक ट्रैकिंग? हाँ, और ठीक उसी मिलीसेकंड में जब इंसान हार मानने वाला होता है, एक नया भ्रामक पॉपअप स्क्रीन पर आ जाता है। ये कानूनी अनुपालन नहीं है, ये मानवीय मनोविज्ञान का फायदा उठाना है। ओहो, मतलब सिस्टम सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, वो असल में इंसान की हताशा को भांप रहा है। एकदम सही, वो हमारी मानसिक थकान को पढ़ रहे हैं। इसको समझने के लिए ना मैं इसे एक डिजिटल मकड़ी के जाले के रूप में देखता हूँ। ये एनालॉजी बहुत सटीक बैठती है। शुरुआत में जब कोई इंसान किसी सर्विस से जुड़ता है तो उसे सुनहरे विज्ञापनों और फ्री ट्रायल के जरिए बहुत ही आसानी से अंदर लाया जाता है।
हाँ, तब एंट्री एकदम फ्री और स्मूथ लगती है। प्रवेश द्वार बहुत आकर्षक होता है। बिल्कुल, लेकिन जब वो इंसान बाहर निकलने की कोशिश करता है या कोई सर्विस कैंसिल करना चाहता है तो असल खेल शुरू होता है। और मकड़ी के जाले की खासियत यह है कि जितना बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाएंगे, जाला उतना ही कसता जाएगा। बिल्कुल। इस डिजिटल जाले में इंसान का फड़फड़ाना ही एल्गोरिदम को ये संकेत देता है कि अब इसे और उलझाना है। मतलब मशीन को पता चल जाता है कि हम परेशान हो रहे हैं। हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी सेवा को बंद करने की प्रक्रिया में होता है तो सिस्टम अचानक नई नई शर्तें सामने ले आता है। एआई की मदद से कानूनी शब्दावली को इस तरह से जनरेट और पेश किया जाता है कि एक आम इंसान उसे समझ ही ना सके। हाँ, जैसे वो घुमा फिरा कर लिखे गए वाक्य के लिए यहाँ क्लिक न करें जैसी उलझाने वाली भाषा का इस्तेमाल होता है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा। इंसान समझ ही नहीं पाता कि हाँ करने से सर्विस चालू रहेगी या बंद होगी। सही कहा। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि इंसान थक हार कर बस आई अग्री या सहमत हूं पर क्लिक कर दे, ताकि वो झंझट से छूटे। बिल्कुल। और यही वो मानसिक थकान है जिसे ये संस्थाएं मुनाफे में बदल रही हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब तकनीक का काम चीजों को पारदर्शी बनाना था, लेकिन यहाँ तकनीक का इस्तेमाल ही पारदर्शिता को खत्म करने के लिए हो रहा है। और यही इस पूरी समस्या का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो अगर हम इस पूरे मॉडल के अर्थशास्त्र की बात करें, मतलब ये पैसा बनाने की मशीन काम कैसे करती है, जो जानकारी आज हम खंगाल रहे हैं उसमें अनेक बनाम एक यानी मेनी वर्सेस वन के सिद्धांत का बहुत प्रमुखता से जिक्र है। हाँ, ये इस पूरे शोषण के मॉडल की रीढ़ है। इसे समझने के लिए हमें उस मानसिकता को देखना होगा जो इसके पीछे काम करती है। तो ये गणित असल में कैसे लागू होता है? देखिए, एक तरफ अनेक है यानी लाखों करोड़ों आम उपभोक्ता, और दूसरी तरफ वो एक है यानी वो विशाल संस्था या कॉर्पोरेशन। तो मुकाबला बिल्कुल एक तरफा है। बिल्कुल। ये संस्था लाखों लोगों से बहुत छोटी छोटी रकमें वसूलती है। ये रकम इतनी छोटी होती है कि कोई भी आम इंसान इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं समझता। या फिर घंटों कस्टमर केयर पर बहस करना भी किसी को पसंद नहीं होता। एकदम सही। लोग सोचते हैं कि इतने कम पैसों के लिए अपना समय क्यों बर्बाद करें। इसे अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी के किसी उदाहरण से जोड़े ना, तो शायद एयरलाइन बुकिंग का परिदृश्य सबसे सटीक बैठेगा। हाँ, वो सबसे क्लासिक उदाहरण है इस चीज का। मान लीजिए कोई इंसान फ्लाइट की टिकट बुक कर रहा है। पूरी प्रक्रिया के अंत में पेमेंट करने से ठीक पहले सिस्टम चुपके से एक ट्रैवल इंश्योरेंस या सीट सिलेक्शन का बॉक्स पहले से ही टिक करके रखता है, जिसकी कीमत शायद सिर्फ 150 या 200 रुपए होती है। बिल्कुल। अब एक आम यात्री जो पहले ही टिकट बुक करने की 10 मिनट की थकाऊ प्रक्रिया से गुजर चुका है, वो उन 150 रुपयों के लिए वापस जाकर पूरी प्रक्रिया दोहराना नहीं चाहता। वो सोचता है कि छोड़ो, सिर्फ 150 रुपए तो हैं, कौन फिर से शुरुआत करे। हाँ, और यहीं वो एक संस्था जीत जाती है। बिल्कुल जीतती है। एक व्यक्ति के लिए वो केवल 150 रुपए का नुकसान है जिसे वो भूल जाना बेहतर समझता है। लेकिन सोचिए, जब एक दिन में 1 लाख लोग उसी तरह टिकट बुक करते हैं, ओहो, तब तो उस एक संस्था के खाते में बिना कोई अतिरिक्त सेवा दिए सीधे 1.5 करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और ये कोई तकनीकी गलती नहीं है। इसे डायनामिक प्राइसिंग और फ्रिक्शन ड्रिवन रेवेन्यू कहा जाता है। फ्रिक्शन ड्रिवन रेवेन्यू मतलब रुकावट पैदा करके पैसा कमाना। एकदम सही। एल्गोरिदम को ये निर्देश दिया जाता है कि वो इंसान के रास्ते में ठीक उतनी ही बाधा या फ्रिक्शन पैदा करे जितनी वो सह सके। मतलब अगर बाधा बहुत बड़ी होगी तो ग्राहक भाग जाएगा। हाँ, और अगर बाधा बिल्कुल नहीं होगी तो अतिरिक्त मुनाफा नहीं होगा। इसलिए सिस्टम उस स्वीट स्पॉट को खोजता है जहां इंसान खींचकर भी पैसे दे देता है। ये तो एक तरह से अदृश्य डकैती हो गई। मतलब बिना हथियार के लोगों की जेब काटी जा रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये संस्थाएं अब सिर्फ एक अकेली कंपनी के रूप में काम नहीं करती। इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। इकोसिस्टम मतलब इसमें और भी लोग शामिल हैं? बिल्कुल। बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, पेमेंट गेटवे, नेटवर्क पार्टनर और थर्ड पार्टी एजेंट, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें इंसान एक बार घुस जाए तो हर कदम पर कोई न कोई टोल टैक्स देना ही पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पूरे इकोसिस्टम की सबसे बड़ी खूबी या कह ले खामी ये है कि इसमें मानवीय भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब मशीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है। एकदम। सिस्टम ऑपरेटर्स और इन एल्गोरिथम्स को इस बात से कोई मतलब नहीं कि स्क्रीन के उस पार बैठे इंसान की आर्थिक स्थिति क्या है, ये वो कितनी जल्दी में है। उन्हें केवल एक ही भाषा समझ में आती है,
पैसे की भाषा। हाँ, उनका पूरा आर्किटेक्चर इसी बात पर टिका है कि कैसे हर क्लिक, हर स्वाइप और हर पेज लोड को एक माइक्रो ट्रांजैक्शन में बदला जाए। ये तकनीक के नाम पर किया जा रहा विशुद्ध आर्थिक और मानसिक शोषण है। बिल्कुल, इससे बेहतर शब्दों में से नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और तार्किक सवाल खड़ा होता है। बताइए। जब ये सब इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, दिन के उजाले में करोड़ों लोगों की जेबें इस तरह तकनीकी माया जाल के जरिए काटी जा रही हैं, तो कोई इसे रोक क्यों नहीं रहा है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मेरा मतलब है, हमारे पास सरकारें हैं, बड़े बड़े रेगुलेटरी बोर्ड हैं, उपभोक्ता फोरम है, वो इस डिजिटल लूट पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? क्या उनके पास इन पर नजर रखने का कोई तरीका नहीं है? देखिए, ये आज की चर्चा का शायद सबसे महत्वपूर्ण और चिंताजनक पहलू है। आज की स्थिति ये है कि इस पूरी व्यवस्था पर किसी का कोई ठोस नियंत्रण नहीं है। कोई नियंत्रण नहीं? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि कोई दर मर्यादा या प्राइस लिमिट तय नहीं है कि छुपे हुए शुल्कों की सीमा क्या होगी। और जहां तक सरकारी देखरेख की बात है, तो वहां एक बहुत ही गहरी विडंबना देखने को मिलती है। कैसी विडंबना? सरकारें खुद इस समस्या का समाधान करने में असहाय महसूस कर रही हैं, क्योंकि वो स्वयं इसी ऑनलाइन जटिल प्रक्रिया के जाल का शिकार हो चुकी हैं। मतलब? जिन्होंने इस डिजिटल भूल भुलैया के नियम बनाने थे और ट्रैफिक को नियंत्रित करना था, वो खुद ही इस ट्रैफिक जाम में बुरी तरह फंसे हुए हैं। बिल्कुल, इसे तकनीकी भाषा में टेक्नोलॉजिकल आउटपेसिंग कहा जाता है। थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाएं। देखिए, पिछले कुछ दशकों में लगभग हर सरकारी तंत्र ने अपनी प्रक्रियाओं को डिजिटल कर दिया है। हाँ, वो तो टेंडर निकालकर प्राइवेट कंपनियों को दे देते हैं। बिल्कुल, उन्होंने इसे थर्ड पार्टी वेंडर्स, आईटी कंपनियों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सौंप दिया। नतीजतन आज सरकारी सिस्टम इतने जटिल और अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं कि खुद सरकारी अधिकारियों को ये समझ नहीं आता कि पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। एकदम सही, पूरा सिस्टम एक भूल भुलैया बन गया है। हाँ, क्योंकि अगर कोई नया नियम बनाना भी हो तो उसे लागू करने के लिए वापस उन्हीं टेक कंपनियों के पास जाना पड़ता है जो सिस्टम चला रही हैं। और यही सबसे बड़ा खेल होता है। जब कानून कागज पर बनते हैं तो उनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट होता है, लेकिन जब उन कानूनों को सॉफ्टवेयर कोड में बदला जाता है तो अर्थ ही बदल जाता है। हाँ, एल्गोरिदम का स्वरूप एक ब्लैक बॉक्स जैसा हो गया है। अगर कोई रेगुलेटर जांच करना भी चाहे तो उसे लाखों लाइनों का कोड थमा दिया जाता है। और उस कोड को समझना किसी आम अधिकारी के बस की बात तो है नहीं। बिल्कुल। अब उस कोड में एआई ने किस आधार पर किसी इंसान को ज्यादा फीस दिखाई और किसी को कम, ये साबित करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब निगरानी करने वाले खुद उस तकनीकी भाषा और जटिलता को डिकोड नहीं कर सकते, तो वो इन निजी संस्थाओं पर लगाम कैसे लगाएंगे? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। सिस्टम इतना अपारदर्शी हो गया है कि पकड़ में ही नहीं आता। ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। एक तरफ मुनाफे की अंधी मंशा से तकनीक को इंसानी समझ के परे ले जाया जा रहा है, और दूसरी तरफ सिस्टम पर नजर रखने वाले हाथ खड़े कर चुके हैं। सुनकर ऐसा ही लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा है। तो क्या सच में कोई उम्मीद नहीं बची? क्या आम इंसान को बस ये मान लेना चाहिए कि अब हर कदम पर डिजिटल टोल चुकाना ही उसकी नियति है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज हम जिन दस्तावेजों और विश्लेषणों पर चर्चा कर रहे हैं, क्या वो इस समस्या से बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाते हैं? रास्ता बिल्कुल है, और वो रास्ता जागरूकता और सक्रियता से होकर गुजरता है। स्थिति निराशाजनक जरूर लग सकती है, लेकिन ये अपरिवर्तनीय नहीं है। तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला कदम ये स्वीकार करना है कि तकनीक हमेशा न्यूट्रल या निष्पक्ष नहीं होती। जो इंटरफेस स्क्रीन पर दिखता है वो इंसान की मदद के लिए नहीं, बल्कि संस्था के मुनाफे के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब हमें ये मान के चलना होगा कि सिस्टम हमारे फायदे के लिए नहीं बना है। बिल्कुल। आंखें मूंदकर तकनीक पर भरोसा करने का समय अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसका मतलब है कि हर प्रक्रिया को, चाहे वो कितनी भी जटिल क्यों ना दिखे, थोड़ा समय देकर गहराई से समझने की आदत डालनी होगी। हाँ, थोड़ा रुक कर पढ़ना होगा कि असल में लिखा क्या है। और जैसे ही किसी प्रक्रिया में कोई विसंगति दिखे या कोई हिडन चार्ज अचानक सामने आ जाए, तो उसे यूं ही नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सटीक कहा आपने। सतर्कता ही इस डिजिटल मकड़ी के जाले से बचने का पहला हथियार है। लेकिन क्या? केवल सतर्क रहना ही काफी नहीं है। जब भी इस तरह की धोखाधड़ी या अवसरवादिता सामने आए, तो इन संस्थाओं को कानूनी रास्तों से एक करारा जवाब देना आवश्यक है। मतलब बात को आगे बढ़ाना जरूरी है, सिर्फ इग्नोर नहीं करना। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि जो कंपनियां डार्क पैटर्न्स का उपयोग करती हैं, उन्हें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़े। इसे एक तरह का कड़ा कानूनी सबक सिखाने की आवश्यकता है। जब तक उन्हें नुकसान नहीं होगा, वो नहीं सुधरेंगे। एकदम।
जब उपभोक्ता सामूहिक रूप से इन छोटी छोटी चोरियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, शिकायतें दर्ज करेंगे, तभी इन कंपनियों का वो अनेक बनाम एक वाला मुनाफे का मॉडल डगमगाएगा। ये बहुत ही सशक्त बात है। ये केवल कुछ 100 रुपयों या किसी एक व्यक्ति के रिफंड का मुद्दा नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। ये असल में हमारे और तकनीक के बीच के उस बुनियादी रिश्ते को बचाने की लड़ाई है जहां तकनीक को समाज का सहायक होना था, ना कि उसका शोषक। बिल्कुल। और जब तक कानूनी, सामाजिक और सामूहिक स्तर पर इस कृत्रिम जटिलता को चुनौती नहीं दी जाएगी, मुनाफे का ये क्रूर मॉडल बिना किसी रोक-टोक के चलता रहेगा। हाँ, और अगर हम इसे इसी तरह चलने देंगे तो इसके परिणाम भविष्य में और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, है ना? आज ये सिर्फ अतिरिक्त फीस या छिपे हुए चार्जेस तक सीमित है, लेकिन जिस तेजी से एआई और ऑटोमेशन विकसित हो रहे हैं, भविष्य की तस्वीर बहुत डरावनी हो सकती है। बिल्कुल। और इसी से आज की चर्चा का एक बहुत ही गहरा और विचारणीय पहलू सामने आता है। बताइए। आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े कॉरपोरेशंस मुनाफा कमाने की अपनी लालसा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानबूझकर इंसानों को भ्रमित करने और चकमा देने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। वो ऐसी प्रणालियां बना रहे हैं जो इंसानी समझ की सीमाओं को लांघ रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम इसी दिशा में आगे बढ़ते रहे तो क्या भविष्य में एक ऐसा समय आ सकता है जब ये डिजिटल प्रणालियां पूरी तरह से स्वायत्त हो जाएं, मतलब पूरी तरह से ऑटोनोमस? ये एक बहुत ही गंभीर संभावना है। सोचिए, क्या होगा जब ये कृत्रिम नौकरशाही इतनी जटिल और खुद मुख्तार हो जाएगी कि इसे डिजाइन करने वाला इंसान खुद भी इसके बनाए जाले को नहीं सुलझा पाएगा। तब शायद वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। हम आज पैसे और मुनाफे की भाषा समझने वाले सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन क्या हम अनजाने में एक ऐसा तकनीकी राक्षस पैदा कर रहे हैं जो अंततः इतना जटिल हो जाएगा कि उसे उस पैसे की भाषा से भी कोई मतलब नहीं रहेगा? जिसके पास मानवीय करुणा तो दूर, मानवीय तर्क को समझने के लिए भी कोई कोड नहीं बचेगा। ये सच में सोचने वाली बात है कि क्या हम धीरे धीरे अपने ही बनाए सिस्टम का रिमोट कंट्रोल हमेशा के लिए खोते जा रहे हैं? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो श्रोताओं के लिए मेरा यही सुझाव है कि अगली बार जब कोई स्क्रीन पर आई एग्री बटन सामने आए तो इस उलझे हुए डिजिटल जाले और उसके पीछे छुपे इरादों को जरूर याद कीजिएगा। सतर्क रहना ही आज के समय का सबसे बड़ा बचाव है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इन डिजिटल परछाइयों के पीछे छिपे सच को समझने का ये सफर यहीं समाप्त होता है। सतर्क रहिए और तकनीक का इस्तेमाल सावधानी से। आज की इस गहरी और आंखें खोल देने वाली चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ये पॉडकास्ट ने आपको सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि एक नया नजरिया भी दिया है, क्योंकि आज की छोटी छोटी डिजिटल आदतें आने वाले समय में बड़ी समस्याओं का रूप ले सकती हैं। And if we become aware today, then tomorrow we can save ourselves and our loved ones from these digital traps. अगर आपको यह चर्चा इंसाइटफुल लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए एक जोरदार ताली जरूर दीजिए। और हाँ, इस तरह के और भी सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सतर्क रहिए, समझदार बनिए, क्योंकि भविष्य आज से ही बनता है। धन्यवाद और याद रखिए, यदि आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी है तो कृपया हमारा समर्थन करने के लिए तालियों की एक बड़ी गड़गड़ाहट दें।